स्टडी आईक्यू के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है पहाड़ों में विकास या विनाश। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के पर्यावरण और विकास से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विकास की अंधी दौड़ में या यूं कहे कि थोड़ी सी सुख सुविधाओं के लिए हम अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं। पेड़ पौधों को काटकर, जंगलों को जलाकर, पहाड़ों को तोड़कर और वहां मशीनें चलाकर हमने पहाड़ों की छाती को छलनी कर दिया है। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। पहाड़ तेजी से कमजोर हो रहे हैं और बारिश के मौसम में ये पहाड़ हल्के से झटके से ही टूटकर नीचे आ जाते हैं। इससे न केवल रोड जाम हो जाते हैं, बल्कि लोगों को जान और माल का भारी नुकसान झेलना पड़ता है। दरअसल बेतरतीब तरीके से पहाड़ों को काटकर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। 4 लेन बनाए जा रहे हैं। जिन पहाड़ों में आसानी से सुरंग बनाई जा सकती है, वहां भी पहाड़ों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है, जिससे पहाड़ गिरने को मजबूर हो गए हैं। जोशीमठ जैसी घटनाओं के बावजूद पहाड़ों की कटाई और प्रकृति को नष्ट करने की इंसानी मानसिकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि पहाड़ों की सुंदरता और उनकी संवेदनशीलता को बर्बाद क्यों किया जा रहा है और ये विकास विनाश का कारण क्यों बनता जा रहा है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन ये विकास की अंधी दौड़ थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है। चलिए आज के इस ऑडिटोरियल में इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर पहाड़ों में किया जाने वाला विकास आपदाओं का कारण क्यों बनता जा रहा है, ये किस तरह की समस्याओं को जन्म दे रहा है और इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए। आखिर में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पहाड़ों में विकास किस स्तर पर किया जा रहा है। हिमालय की सुंदरता और भव्यता किसी से छुपी हुई नहीं है। इसका सौंदर्य इतना मनोरम है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। हालांकि फिलहाल बर्फ से ढकी हुई चोटियां तेजी से कम हो रही हैं। हिमालय का सौंदर्य खत्म होता जा रहा है और ये हिमालय विनाश का रूप लेता जा रहा है। बहरहाल नीचे की पहाड़ियों की बंजरता हमें वास्तविक कहानी बताती है, और वो है लगातार पर्यावरणीय विनाश। फिलहाल स्थिति ये हो गई है कि पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उफनती नदियों में पुलों, सड़कों और इमारतों के बह जाने की बार बार होने वाली त्रासदी, पर्यावरण नाजुक क्षेत्र में संस्थागत रूप से दोषपूर्ण विकास, चमोली में भूस्खलन के बाद अवरुद्ध सड़कें और उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन का धंसना, हिमाचल प्रदेश के चंबा में सड़क का धंसना, 4 धाम मार्गों पर दुर्घटनाएं और 12मासी सड़कों पर मौतें ऐसी खबरें हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली डेली की खबरें बन गई हैं। और इन सब का कारण है अंधाधुंध किए जाने वाले खोखले विकास, जिसके लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और परिणाम होता है बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान। आपको बता दें कि साल 2016 में गढ़वाल क्षेत्र और उत्तराखंड में कुमाऊं के एक छोटे से हिस्से में 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना लागू की गई थी, जिसका मकसद 900 किलोमीटर की सड़क को डबल लेन चौड़ा करना था। इस परियोजना ने लाखों पेड़ों और सैकड़ों एकड़ वन भूमि के अलावा इंसानों और जानवरों के जीवन और नाजुक हिमालय की उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को भी नष्ट कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की परियोजनाओं में जमकर कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। दरअसल कानून के मुताबिक 100 किलोमीटर से ज्यादा की परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन इस परियोजना के मामले में सभी कानूनों को दरकिनार कर दिया गया। हुआ कुछ यूं कि इस विशाल परियोजना को 53 छोटी छोटी परियोजनाओं में विभाजित किया गया था और हर एक 100 किलोमीटर से कम लंबी थी। ऐसा इसलिए किया गया था जिससे पर्यावरण मंजूरी से बचा जा सके और इस तरह पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन यानी EIA की जरूरतों को दरकिनार कर दिया गया था। बहरहाल चंबा, आगरा खाल, मलेथा, शिवपुरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अगस्त्यमुनि, कर्णप्रयाग और ऐसे सभी हरे भरे स्थलों के आसपास के घने जंगल खत्म होते जा रहे हैं। 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना की लालची प्रकृति के बीच केवल एक प्राचीन पैच यानी भागीरथी इको सेंसिटिव जोन ही बचा हुआ है। लेकिन अगर सरकारें आंख मूंद कर इसी तरह से बैठी रहीं, तो ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत लगभग सभी हिमालयी राज्यों में बिजली परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर हिमालय को छलनी किया गया है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक बन रही रेल लाइन के चक्कर में 30 से ज्यादा गांवों में दरार पड़ने लगी है। लिहाजा यहाँ पर कई सुरंगें भी बनाई गई हैं। जब रेल लाइन शुरू होगी, आशंका है तब आसपास के गांवों को और नुकसान हो सकता है।
ऐसे में सवाल उठता है कि विकास का मौजूदा मॉडल आखिर किसका विकास कर रहा है। कम से कम हिमालय और यहाँ रहने वालों का तो विकास नहीं हो रहा। आपको बता दें कि हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ गांव पूर्वे खत्म होते जाते हैं। हिमालय की गोद में बसे किसी भी राज्य की आबादी करोड़ों में नहीं है, कुछ लाख लोग ही रहते हैं यहाँ। बहरहाल इनकी जरूरतें भी सीमित हैं। तो फिर क्यों इन गांवों को विकास के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है? आखिर पहाड़ी इलाकों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? चलिए अब एक नजर इससे पैदा हो रही समस्याओं पर भी डालेंगे। दरअसल हिमालय एक नाजुक पर्वत श्रृंखला है जो अभी भी ऊपर उठ रही है, क्योंकि भारतीय प्लेट लगातार एशियाई प्लेट को धक्का दे रही है। और वैसे भी ये पहाड़ मुख्य रूप से समंदर के ऊपर एक उभरी हुई शेल है जो काफी अस्थिर बनी हुई है। वास्तव में इसे बड़े पैमाने पर जंगलों और पेड़ पौधों द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन जब बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा हो और जंगलों को जलाया जा रहा हो, तो स्वाभाविक है कि ये पहाड़ खोखले होंगे ही। जाहिर है कि थोड़े से झटके पर ही नीचे आ जाते हैं, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को लैंडस्लाइड की समस्या झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि विगत में हिमालय क्षेत्र की कमजोरियों पर बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, जिसका परिणाम जोशीमठ शहर की आपदा के साथ सामने आया। 6000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर जोशीमठ एक अस्थिर कटक के किनारे पर स्थित है, जो मुख्य रूप से एक दरार घाटी में हिमनदी मोराइन चट्टान और शेल से बना हुआ है। इसके नीचे की जमीन कई तरह के चट्टानों से बनी हुई है। साथ ही ये एक भूकंपीय क्षेत्र है। बहरहाल इतना जानने के बावजूद इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स बनाई गई, जल निकासी को अवरुद्ध किया गया। लेकिन सच बात तो ये है कि ये पर्यटक शहर के लिए उचित जगह है ही नहीं। और ऊपर से यहाँ हर साल लगभग 2 मिलियन से ज्यादा तीर्थयात्रियों का आगमन होता है। इसके अलावा सरकार ने धौली गंगा अलकनंदा बेसिन में एक बाईपास और एक जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दी। बाद में परियोजना के लिए सुरंग बनाने की जरूरत पड़ी और इस सब का नतीजा हमारे सामने जोशीमठ में आई भीषण आपदा है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़ पलायन को मजबूर होना पड़ा। गौरतलब है कि आजादी के वक्त उत्तराखंड क्षेत्र में केवल 3 पक्की पहाड़ी सड़कें ही थीं। एक हल्द्वानी से नैनीताल तक, एक देहरादून से मसूरी तक और एक हल्द्वानी से रानीखेत तक। ये सभी कुल मिलाकर 100 किलोमीटर से ज्यादा होंगी। लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव इंदु पांडे के मुताबिक आज राज्य में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इतने बड़े स्केल पर सड़कें बनाने में यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, बल्कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया, जंगलों को जलाया गया। पहाड़ों में ऐसी जगहों पर भी सुरंग बनाई गई जो सुरंग बनाने के लिए उपयुक्त ही नहीं है। और इस तरह पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ की वास्तविक भौगोलिक स्थिति से आंख मूंद कर बराबर पहाड़ों को नुकसान पहुंचाया जाता रहा है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के नाम पर तेजी से पर्यटन बढ़ रहा है, वाहनों की आवाजाही बढ़ रही है और जंगल की आग की घटनाओं में बढ़ोतरी के साथ ग्लेशियर्स पर ब्लैक कार्बन जमा हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर गंगोत्री ग्लेशियर को ले सकते हो, जो सबसे तेजी से पिघलने वाले ग्लेशियर्स में से एक है। आपको बता दें कि ब्लैक कार्बन प्रकाश को बहुत ज्यादा अवशोषित करता है और इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करता है, जिससे तापमान बढ़ता है। बहरहाल ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ये एक भीषण आपदा का संकेत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य ग्लेशियर पर टिके हुए हैं और ग्लेशियरों के पिघलने से चट्टानें अपनी जगह से खिसक रही हैं। जाहिर है इस सब के परिणाम स्वरूप वन क्षेत्र की हानि और चरम मौसमी घटनाओं के साथ ही पूरे पहाड़ी क्षेत्र में लगातार आपदाएं आ रही हैं। स्थानीय मिट्टी और पानी भी प्रदूषित हो रहे हैं। बहरहाल एक संकेत प्राकृतिक मिनरल वाटर स्प्रिंग्स की घटती संख्या के रूप में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि अंग्रेजों ने कमजोर और अस्थिर शेल पहाड़ियों के बीच बड़ी सावधानी से पहली सड़कें बनाई और जल निकासी पर पूरा ध्यान दिया था। लेकिन फिर भी पहाड़ी क्षेत्र को पर्याप्त पेड़ों और अन्य वनस्पतियों के साथ स्थिर होने में लगभग 3 दशक का समय लग गया था। फिलहाल स्थिति बेहद गंभीर है। पहाड़ी क्षेत्रों को स्थिर होने का समय ही नहीं मिल रहा, उन्हें लगातार खोखला और कमजोर किया जा रहा है। लिहाजा यहाँ पर बड़े स्केल पर भूकंप, लैंडस्लाइड, ग्लेशियरों का पिघलना, जमीन और सड़कों का धंसना, इन सभी आपदाओं का खतरनाक रूप वैसे तो पूरे साल भर हमारे सामने आता रहता है, लेकिन बारिश शुरू होते ही ये आपदाएं और भी विकराल रूप धारण कर लेती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इन सब पर किसी का ध्यान नहीं गया। हिमालयी राज्यों के विकास मॉडल को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। न केवल आम आदमी बल्कि खास लोगों ने भी सवाल उठाए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर इन विकास परियोजनाओं पर सवाल उठाए हैं, लेकिन हर बार विकास के नाम पर इसे नजरअंदाज कर दिया गया। साल 2013 में आई आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई। इसके अलावा ऑल वेदर रोड के नाम पर जब हिमालय को छलनी किया जाना शुरू हुआ, तब भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कमेटी फिर बनी। दोनों ही कमेटियों का हिस्सा रहे रवि चोपड़ा कहते हैं कि रिपोर्ट को दरकिनार कर जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं और ये काम वो लोग करते हैं जिनके पास हिमालय की संवेदनशीलता की रत्ती भर जानकारी नहीं है। और यही सच्चाई है। अगर ऐसा न होता तो छोटे छोटे हिमालयी राज्यों में बड़ी बड़ी परियोजनाएं नहीं बनती। बहरहाल ऐसा नहीं है कि पहली बार रिपोर्ट दबाई गई है। दरअसल उत्तराखंड के जोशीमठ में जब घरों में दरारें आनी शुरू हुई और लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हुए, तो पता चला कि इसे लेकर 1976 में आए एक रिपोर्ट को भी दरकिनार किया गया था। मिश्रा कमेटी की इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि जोशीमठ के आसपास खुदाई नहीं की जा सकती क्योंकि ये ऊंचाई पर बसा कस्बा है और कोई भी हरकत हुई तो ये समाप्त हो जाएगा। परिणाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। गौरतलब है कि साइंटिस्ट हिमालय को कच्चा पहाड़ कहते हैं। ये पूरा इलाका भूकंप के खतरनाक जोन में आता है। ऐसे में यहाँ बिना किसी प्रॉपर रिसर्च और स्टडी के मैदानी क्षेत्रों के समान बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं खतरे से खाली नहीं हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस समस्या से निपटने के लिए आगे क्या करने की जरूरत है। आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों में जमीन आसमान का अंतर है, तो ऐसे में इन दोनों ही भौगोलिक क्षेत्रों के विकास मॉडल में भी अंतर होना चाहिए। गौरतलब है कि पहाड़ी राज्यों में भी विकास उतना ही जरूरी है जितना कि देश के दूसरे राज्यों में। और वैसे भी यहाँ के लोगों का कहना है कि वो न तो सड़कों का विरोध करते हैं न बिजली परियोजनाओं का, लेकिन ऐसी सड़कों और बिजली परियोजनाओं का विरोध वो जरूर करते हैं और करते रहेंगे जो हिमालय को छलनी करके बनाई जा रही हों। यहाँ पर बड़ी बड़ी सुरंगें बनाकर विकास का नया मॉडल देने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे विकास के मॉडल का विरोध तो किया ही जाएगा। बहरहाल प्रधानमंत्री को अब इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए और फिर हिमालय की गोद में बसे राज्यों एवं उनके गांव कस्बों का अलग से मॉडल बनाए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि पहले ही ये राज्य इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के शिकार हैं और अब इकोलॉजिकल डिस्पैरिटी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में इसमें तुरंत बैलेंस बनाने की जरूरत है। हिमालय में हैवी कंस्ट्रक्शन संभव नहीं है, फिर भी हम करते जा रहे हैं। हिमालय में बहुमंजिली इमारतों की जगह नहीं है, फिर भी हम बनने दे रहे हैं। विकास के नाम पर जल निकासी के अनेक रास्ते बंद हो गए हैं, जबकि पहाड़ों में रिसाव लगातार बना हुआ है। जाहिर है यही रिसाव लोगों के घरों तक पहुंचता है और दीवारों को कमजोर करता है। नतीजतन हल्का सा भूकंप आने पर ऐसे भवन इमारतें धराशायी होते हुए देखे जा रहे हैं। बहरहाल सरकार को यहाँ हैवी कंस्ट्रक्शंस पर रोक लगाने की जरूरत है। इसके अलावा पर्यावरण और हिमालय को समझने वाले सभी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े प्रोजेक्ट्स विनाश का कारण हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो हमें और भी ज्यादा विनाश देखने के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल हम प्रकृति से खेल रहे हैं और वही विनाश के रूप में हमें वापस मिल रहा है। बहरहाल ये सचेत होने का वक्त है और पूरे हिमालय के लिए एक अलग विकास मॉडल बनाए जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि राजनीति, नौकरशाही और रियल एस्टेट लॉबी के साथ साथ जरूरत से ज्यादा लालच हिमालय के जंगलों, नदियों और स्थानीय निवासियों के जीवन को नष्ट कर रहा है। पर्यावरण बनाम पहाड़ियों के विकास की निरंतर बहस में पहाड़ियों की सभी पुरानी और विकट समस्याओं का एक बहुत ही सरल समाधान है रेगुलेशन। उदाहरण के तौर पर भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में सड़कों को मध्यवर्ती सड़क चौड़ाई तक उन्नत करना इसका एकमात्र संभव और टिकाऊ समाधान हो सकता है, जिसका पर्यावरणीय प्रभाव भी न्यूनतम होगा। अगर सड़क की चौड़ाई कुछ मीटर कम करने से गंगा के एकमात्र प्राचीन विस्तार और हिमालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, तो हमें परियोजना में संशोधन करने के लिए ईमानदार प्रयास करने चाहिए। हम जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के गंभीर और अप्रत्याशित प्रभावों को झेल रहे हैं। ऐसे में रोकथाम और संरक्षण की तुरंत जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी ऐसा विकास कायम नहीं रह सकता जो वो लाखों लोगों और आने वाली पीढ़ियों के लिए मुख्य जीवन रेखा को ही नष्ट कर दे। तो समय आ गया है कि जितना जल्द हो सके सरकार को इस पर विचार करने की तुरंत जरूरत है। आइए अब टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण सवाल भी नोट कर लेते हैं। क्या पहाड़ी राज्यों का विकास मॉडल ही इन राज्यों में विनाश को बढ़ावा दे रहा है? इस विनाश से कैसे बचा जा सकता है? चर्चा कीजिए। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक परीक्षाओं के लिहाज से आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा।